हे दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है डेरिल विल्सन और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसी ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखनी है जो गूगल में हाई रैंकिंग पर हो। ये मेरे रैंक मैथ ट्यूटोरियल की सेकंड सीरीज है। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को थोड़े बहुत जनरल ऑप्शंस के बारे में बताया था। मैंने आपको यही बताया था कि रैंक मैथ के साथ पेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। इस वीडियो में मैं कई सारे ऑप्शंस और रूल्स को कवर करूंगा जो आपको अपनी वेबसाइट के लिए ब्लॉग पोस्ट लिखते समय फॉलो करने चाहिए। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आपको कंटेंट कितना लिखना चाहिए, जो फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं, कोविड डेंसिटी क्या होती है और इस बारे में कि डोमेन अथॉरिटी आपकी ब्लॉग पोस्ट को कैसे अफेक्ट करती है। मैं इस रैंक मैथ ट्यूटोरियल में आज ही सारी चीजें कवर करूंगा। अब चलिए इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं कि ऐसी ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखनी है जिनकी रैंकिंग हाई हो। इस वीडियो में मैं रैंक मैथ एसईओ प्लगइन का इस्तेमाल करके 3 सिंपल स्टेप्स में आपको दिखाऊंगा कि हाई रैंकिंग ब्लॉग पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों ने मेरा पिछला रैंक मैथ ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो यस, आप उसे देखिए। इस वीडियो में मैंने ये बताया कि रैंक मैथ का इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आपको गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट कैसे सबमिट करनी है और ये भी कि आपको गूगल में अपना साइट मैप कैसे सबमिट करना है। इसके साथ ही रैंक मैथ की और सेटिंग्स के बारे में बताया है, तो आप ध्यान रखिए कि उसे देख लीजिए। पहले स्टेप में हम बात करेंगे कि एक्चुअली एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कैसे करनी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अपने ब्लॉग पोस्ट में क्या इंक्लूड करना है, आपको कितना कंटेंट लिखना चाहिए, कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है और आप उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि टाइटल, ओपनिंग और हेडर। हम स्टेप 1 में इन सब के बारे में बात करेंगे। स्टेप 2 में मैं आपको रैंक मैथ एसईओ प्लगइन के सारे ऑप्शंस दिखाऊंगा। मैं इन सभी ऑप्शंस को रेफर करूंगा और आपको बताऊंगा इनका मतलब क्या है। इनमें से कुछ ऑप्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं इन सभी के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको इन सभी ऑप्शंस का जनरल आइडिया मिल जाए। मैं ये भी बताऊंगा कि रैंक मैथ एसईओ प्लगइन के साथ एक अच्छा स्कोर कैसे पाएं। मैं आपको स्निपेट्स के बारे में बताऊंगा, आप अपनी पोस्ट गूगल में कैसे सबमिट कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिवली लिख सकते हैं और सर्च इंजन में ये कैसे अच्छी दिख सकती है। मैं इन सभी के बारे में स्टेप 2 में बात करूंगा। तीसरे स्टेप में मैं टेक्निकल फैक्टर्स के बारे में ज्यादा बात करूंगा, जैसे कि पेज अथॉरिटी क्या है, डोमेन अथॉरिटी क्या है और डू फॉलो बैक और नो फॉलो बैक लिंक के बीच में फर्क क्या होता है। इन सब के बारे में मैं स्टेप 3 में बात करूंगा। मेरे पास कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस हैं और मैंने उन्हें दूसरी वीडियोस से यूज किया है। मैं यहाँ पर इस वीडियो के एंड में उन्हें पुट करूंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो आपको उस ब्लॉग पोस्ट तक ले जाएगी जिसे मैंने स्पेसिफिकली इस वीडियो के लिए क्रिएट किया है। हम अब आगे बढ़ेंगे और रैंक मैथ की सेटिंग्स पर जाने से पहले इस गाइड को फॉलो करेंगे और बात करेंगे कि वाकई में एक इफेक्टिव ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि आप किस बारे में लिखना चाहते हैं। जब आप शुरू करते हैं तो यह आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, पर आप गूगल ट्रेंड्स टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गूगल ट्रेंड्स टूल क्या करता है, यह आपको दिखाएगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हेल्थ और फिटनेस में हैं और आप प्रोटीन शेक और डाइट के बारे में बात करना चाहते हैं या वर्कआउट इक्विपमेंट, तो आप सर्च वॉल्यूम और लोगों के इंटरेस्ट के बारे में आइडिया लगाने के लिए गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट प्रोटीन शेक, और आप देख सकते हैं कि बेस्ट प्रोटीन शेक उतना पॉपुलर नहीं है जितना कि वर्कआउट इक्विपमेंट्स या डाइट पिल्स। जनवरी और फरवरी में डाइट पिल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इसे ज्यादा सर्च किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिसमस के सीजन के दौरान लोग वेट गेन कर लेते हैं और फिर वो जल्दी से अपना वेट कम करना चाहते हैं। तो आप लोग ऐड कंपैरिजन पर क्लिक कर सकते हैं और अब वहां पर कुछ टाइप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं टाइप कर लूंगा जंपिंग जैक्स। मुझे नहीं पता कि ये पॉपुलर है या नहीं, पर हम इसे टाइप कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि लोग इसके लिए सर्च कर रहे हैं। आप इसका इस्तेमाल करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस बारे में लिखना है। दोस्तों, पर्सनली एक अच्छी स्ट्रेटजी है ये कि आपको अपना कंटेंट डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हो सकता है कि आप इन सभी टॉपिक्स के बारे में लिखना चाहें और आप सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव कीवर्ड के बारे में नहीं लिखना चाहते हैं, क्योंकि आपका कंटेंट अच्छा होने पर भी हो सकता है कि इसकी रैंकिंग अच्छी ना हो, क्योंकि वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जब आप अपना कंटेंट लिखते हैं तो जितना हो सके उसे डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करिए, ताकि आप एक स्पेसिफिक रीडर जो प्रोटीन शेक के बारे में जानना चाहता है उसकी बजाय कई सारे रीडर्स को अकोमोडेट कर पाए। आप कुछ कीवर्ड रिसर्च करिए। हमारे पास यहाँ पर टॉपिक का कीवर्ड रिसर्च भी है, किन चीजों के बारे में लिखना है। इसके लिए टॉपिक ढूंढने का शॉर्टकट है। हम गूगल पेज पर जाएंगे, मैं टाइप करूंगा जंपिंग जैक्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें कई सारे ऐसे कीवर्ड्स मिल गए हैं जिनसे हमें आइडिया मिल सकता है, जैसे कि वेट लॉस के लिए जंपिंग जैक्स वर्कआउट, किड्स के लिए जंपिंग जैक्स, मैं ये वाला ले रहा हूँ, जंपिंग जैक्स मसल वॉक। यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेटजी ये भी है कि आप पेज के बॉटम तक स्क्रॉल करिए।
यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल कीवर्ड टॉपिक्स मिलेंगे जिनके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। जैसे एक दिन में 500 जंपिंग जैक्स का रिजल्ट, सुबह के जंपिंग जैक्स और इस तरह से कीवर्ड के अच्छे आइडियाज और अपने ब्लॉग के लिए टॉपिक्स ढूंढने के लिए आप लोग गूगल को यूज कर सकते हैं। यह होगा आपका पहला स्टेप, लिखने के लिए कंटेंट ढूंढना। इसके बाद इस ब्लॉग पोस्ट पर कुछ जनरल रिसर्च करिए। मेरे पास कुछ और टूल्स भी हैं जिन्हें आप लोग यूज कर सकते हैं। इनकी मदद से आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लग जाएगी कि आपको लिखना क्या है। अब बात करते हैं रीडर्स इंटेंट की। दोस्तों, जब आप अपने ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो अपने कंटेंट को डाइवर्सिफाई करना जरूरी होता है। मेरे YouTube चैनल पर ही जितना हो सके उतना ज्यादा कंटेंट को डाइवर्सिफाई करने की मैं कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास रैंक मैथ पर वीडियोस है, पर ये एक ऐसे ऑडियंस के लिए है जिससे पहले से ही वर्डप्रेस चलाना आता है। तो वर्डप्रेस के साथ वेबसाइट कैसे बनानी है, ये वाली वीडियो बिगिनर्स के लिए सबसे ठीक रहेगी। यहाँ पर जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्डप्रेस के पेज बिल्डर का एक्सपीरियंस है। तो आपको अलग अलग ऑडियंस के लिए अपने कंटेंट को डाइवर्सिफाई करना है। बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, एक्सपीरियंस एग्जाम्पल के लिए है। ट्रांजैक्शनल इंटेंट, इसमें खरीदने के लिए टॉप 10 प्रोटीन शेक्स जैसा कुछ हो सकता है। यह होता है ट्रांजैक्शनल इंटेंट। तो आपको इन 4 अलग अलग इंटेंट से रिलेटेड कंटेंट बनाना है। आप इंफॉर्मेशन इंटेंट जैसा भी कुछ करना चाह सकते हैं जो कि जंपिंग जैक्स 500 अ डे जैसा होता है। आप इसमें कुछ सेल नहीं कर रहे होते हैं, आप बस ऐसे लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे होते हैं जो शायद प्रोटीन शेक, डाइट पिल या जंपिंग जैक या एक्सरसाइज में इंटरेस्टेड हो। तो आपको अलग अलग कैटेगरीज में अपने कंटेंट को डाइवर्सिफाई करना होगा। मुझे लगता है ट्रांजैक्शनल इंटेंट अच्छा है। इंफॉर्मेशनल इंटेंट, नेविगेशनल इंटेंट, मुझे लगता है कि YouTube इसे अफिनिटी ऑडियंस के तौर पर रेफर करता है। ऐसे लोग जिन्हें पहले से ही एक्सपीरियंस है और वो थोड़ा पढ़ना चाहते हैं या खुद को थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये लिखने के लिए थोड़ा अच्छा कंटेंट है। अब हमारे पास है क्रिएट इन आउटलाइन। ये थोड़ा फनी है। ये वही ब्लॉग पोस्ट है जिसे हम एक्चुअली यूज कर रहे हैं। हमें यही एग्जैक्ट स्ट्रक्चर फॉलो करना है। जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो पहले आपको टाइटल क्रिएट करना होता है। आपको पता है कि आपको अपना मेन कीवर्ड क्रिएट करना है। आप किसके बारे में लिख रहे हैं। यहां पर इस आर्टिकल में भी ये है, हाउ टू राइट हाई रैंकिंग ब्लॉग पोस्ट्स। इसके नीचे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है कि हम क्या पढ़ेंगे। इनफैक्ट मैंने यहां पर इन 2 आर्टिकल्स को चेक किया था। इसमें प्रॉब्लम्स को आंसर किया जा रहा है, इसलिए इस ब्लॉग पोस्ट पर क्लिक किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है बेस्ट ड्रोन अंडर $200। और अगर यहां पर ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि पता है दोस्तों ये पाना बहुत मुश्किल है, हम समझते हैं, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। इस आर्टिकल के साथ भी सेम है, हमें पता है कि ड्रोन ढूंढना मुश्किल है, ब्ला 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 ब्ला, लेकिन हम आपकी वेबसाइट मदद के लिए मौजूद हैं। इन वेबसाइट को कमीशन तो अर्न करनी होती है, लेकिन साथ ये वैल्यू भी प्रोवाइड करना चाहती है। यहाँ पर मेरी ब्लॉग पोस्ट में भी सेम चीज है। हम बात करते हैं कि क्या ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, याडा याडा याडा। हम आपकी मदद करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसे करना है। जब आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो आपको एक ओपनिंग क्रिएट करनी होती है। आपको जैसा क्रिएट करना चाहते हैं जो रीडर्स को बताएं कि ब्लॉग पोस्ट किस बारे में है और वो क्या सीखना एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास सब हेडर है जो कि आर्टिकल का मीट होता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है हाउ टू राइट हाई रैंकिंग ब्लॉग पोस्ट। चलिए शुरू करते हैं और जिस भी बारे में हम बात करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं। मैंने भी अपने आर्टिकल के साथ यही किया है, बेस्ट ड्रोन फॉर अंडर $200। फिर हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स है और फिर बेस्ट ड्रोन फॉर अंडर $200, इसे कहते हैं H2 टैग। यहां से आपका मेन आर्गुमेंट स्टार्ट होता है जहां पर हम ड्रोन को लिस्ट करना स्टार्ट करते हैं। हम अलग अलग तरह के ड्रोन को लिस्ट कर रहे हैं। हम अपने पूरे आर्टिकल में कीवर्ड को इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हम उस कीवर्ड के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं और हम थोड़ी देर बाद कीवर्ड डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। ये बस एक आइडिया था। सब हेडर से अपने मेन कंटेंट को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। सब हेडर 3, यहां से आप अपने आर्ग्यूमेंट को बैकअप करना चाहते हैं। यहां पर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, हम स्क्रॉल करेंगे, राइट लॉन्गर कंटेंट्स। हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को ये कहते हुए बैकअप कर रहे हैं कि हाई रैंकिंग ब्लॉग पोस्ट के लिए आपको ये करना चाहिए। H3 में अलग अलग चीजें हो सकती हैं, ये केवल एक अलग टॉपिक हो सकता है या एक सब टॉपिक, या ये आपकी ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट को बैकअप कर सकता है। आपके पास आपका कंटेंट है और आप नीचे कॉल टू एक्शन के साथ इसे फिनिश करना चाहेंगे। तो जब यूजर्स इन ब्लॉग्स पर स्क्रॉल करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि जब वो बॉटम तक जाते हैं तो आता है अब $300 से कम के ड्रोन को चेक करिए और फिर वहां पर एक दूसरा आर्टिकल इंटरलिंक कर दिया जाता है।
तो जितना हो सके आप अपने व्यूवर्स को अपनी वेबसाइट पर रखने की कोशिश करें। इसलिए आप कॉल टू एक्शन जैसे कोई और ब्लॉग इंट्रोड्यूस करना चाह सकते हैं या किसी रिलेटेड वेबसाइट के बारे में बात कर सकते हैं। वेबसाइट के नीचे कॉल टू एक्शन होना एक अच्छा आइडिया है। चलिए कंटेंट लिखते समय कुछ जनरल रूल्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, अपने ब्लॉग पोस्ट के इमेजेस को ऑप्टिमाइज करिए। एग्जाम्पल के लिए जंपिंग जैक्स पर जाते हैं तो आपको यहां पर अलग अलग इमेजेस दिखेंगी। ये सारी इमेजेस यहां गूगल सर्च पर आती कैसे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लॉग पर इन्हें ऑल्टरनेटिव इमेज के तौर पर इंसर्ट किया गया है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर मैं ड्रोन पर क्लिक करता हूं और फिर एडिट पर आपको यह टेक्स्ट दिखाई देगा। अब हर एक इमेज जिसे आप अपलोड करते हैं उसमें इसे इंक्लूड जरूर करें क्योंकि आप इसको पर्पस बताना चाहते हैं। तो यहां पर मेरे पास क्वाड्रिकॉप्टर या बिगिनर्स के लिए किस तरह का ड्रोन है और हो सकता है ये मेरे आर्टिकल से रिलेटेड कोई चीज हो। आप इसे इसलिए फिल करना चाहेंगे क्योंकि हो सकता है कि ये प्रोपेगेट होकर गूगल सर्च रिजल्ट में भी शो हो जाए। और सच बताइए, आप लोगों ने कितनी बार गूगल सर्च इमेजेस का यूज किया होगा? मैंने तो बहुत बार किया है। तो ध्यान रखें, जब भी आप ऑप्टिमाइज की हुई इमेजेस को ऐड करते हैं तो बताइए कि वो क्या है। ये बहुत बहुत जरूरी है। अब चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब एक और चीज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, मैंने इसे मिस कर दिया है, वो ये है कि आपको कितना कंटेंट लिखना चाहिए। मैं कहूंगा कि आपको अपना कंटेंट 1000 शब्दों से ऊपर रखना चाहिए क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं, यह backlinko.com द्वारा की गई एक स्टडी है। इन्होंने पाया कि आप अपने आर्टिकल में जितना ज्यादा कंटेंट डालेंगे उसकी रैंकिंग उतनी बेहतर होगी। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर गूगल ये मानता है क्योंकि आर्टिकल में कंटेंट ज्यादा है तो उसकी वैल्यू 500 शब्दों वाले आर्टिकल से ज्यादा होगी। ये जनरल रूल है, आपको अपने आर्टिकल से 1000 शब्दों से ऊपर रखने चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने ये जो आर्टिकल बनाया है, ये वाला यहां पर जिसे हम पढ़ रहे हैं, ये लगभग 2000 शब्दों का है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं हर बात जो आपको बता रहा हूं उसे खुद भी मान रहा हूं। मैं सिर्फ बात ही नहीं कर रहा हूं, शब्दों से संबंधित इस रूल को फॉलो करने की कोशिश करें। ये कंसिडर करने लायक चीज है। अब चलिए एक्चुअल कीवर्ड स्टफिंग के बारे में बात करते हैं। कीवर्ड स्टफिंग होती क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने आर्टिकल में अपना कीवर्ड कई बार इंसर्ट कर रहे हैं। गूगल आपको ऐसा करने के लिए पनिश करेगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास $200 से कम के पेस्ट ड्रोन। अब अगर मैं इसे कॉपी करके अपने आर्टिकल में 100 बार पोस्ट कर दूं तो गूगल को यह नहीं पसंद है। इसे कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। ऐसे करने से गूगल आपको पनिश कर सकता है। यह करने के लिए अच्छी चीज नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मैं ये आर्टिकल लिख रहा हूं, मैं इस टेक्स्ट एडिटर को लेता हूं और मैं वाकई चाहता हूं कि मेरी रैंकिंग पेस्ट ड्रोन अंडर 200 में काफी अच्छी हो। अब मैं यहां पर यह करने लगूं, अगर मैं कीवर्ड को कई बार इंट्रोड्यूस करूंगा तो गूगल ये समझने लगता है कि यह कंटेंट वैल्यूएबल नहीं है। इसमें बस रैंकिंग के लिए कीवर्ड को स्टफ किया गया है। कीवर्ड डेंसिटी होना एक बड़ा गैम्बल है। इसको 4 तक रखिए। हम 4% पर हैं। मैं मानता हूं कि आपके टोटल आर्टिकल में 4 से 5% से ज्यादा का कीवर्ड नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम बेस्ट ड्रोन फॉर अंडर $200 के लिए रैंकिंग की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके आर्टिकल में यह कीवर्ड 5% से ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जितना हो सके अपने कंटेंट को रेलेवेंट और वैल्यूएबल बनाने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि आप अपने टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, पर कोशिश करिए कि कीवर्ड को स्टफ मत करिए, और यह काफी जरूरी है। अब हम इंटरलिंकिंग और आउटबाउंड लिंक्स के बारे में बात करेंगे। जब आप अपना आर्टिकल लिखते हैं तो अच्छे सोर्स और अपनी वेबसाइट में ही दूसरे सोर्स तक उसे लिंक करना जरूरी होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गूगल मानता है कि आपकी वेबसाइट नेविगेट करने में आसान है, और उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि आपकी वेबसाइट नेविगेट करने में आसान है तो आपके पास आउटबाउंड लिंक है, जिसका मतलब है कि आप दूसरी वेबसाइट के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहां पर आउटबाउंड लिंक है। ये आउटबाउंड लिंक का एक एग्जाम्पल है। अगर मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो यह आपको आउटबाउंड लिंक के बारे में एक आर्टिकल तक ले जाएगा। यहां पर एक आर्टिकल है जहां पर आपको ज्यादा जानकारी मिल सकती है। गूगल को यह पसंद है और उन्हें लगता है कि आपकी वेबसाइट दूसरे ब्लॉग के साथ पार्टिसिपेट कर रही है, तो आप आउटबाउंड लिंक जरूर चाहेंगे। अब इंटरलिंकिंग क्या होती है? इंटरलिंकिंग भी बहुत जरूरी होती है। अगर आप अपने आर्टिकल्स को इंटरलिंक करते हैं तो गूगल आपकी रैंकिंग को पुश अप करेगा।
क्योंकि गूगल ऐसा मानता है कि तब आपकी वेबसाइट नेविगेट करने में आसान हो जाती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं योस्ट प्लगइन के बारे में बात कर रहा हूं, और अगर मैं यहां पर इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हम एक दूसरे आर्टिकल पर जा रहे हैं। मुझे इस आर्टिकल को अपडेट कर देना चाहिए, ये काफी पुराना हो गया है, पर यह इंटरलिंकिंग का एक एग्जाम्पल है जहां पर मैं इसे अपनी वेबसाइट के बाकी आर्टिकल्स के साथ में लिंक कर रहा हूं। गूगल को इंटरलिंकिंग बहुत पसंद है, उसे ऐसा लगता है कि आप जितना ज्यादा इंटरलिंक करते हैं यूजर्स के लिए आपकी वेबसाइट पर नेविगेट करना उतना ही आसान हो जाता है। इसलिए आपके कंटेंट की क्वालिटी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है और आप सर्च रिजल्ट में ऊपर चले जाएंगे। तो ये इंटरलिंक का एग्जाम्पल है और इसका आपकी करंट वर्डप्रेस वेबसाइट पर होना बहुत जरूरी है। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये है हमारे फाइनल थॉट्स। यहां पर मैं कॉल टू एक्शन जैसा कुछ इंट्रोड्यूस कर सकता था जिसके बारे में मैंने बात कर ली थी। मैं कहना चाहता हूं कि आपको यह आर्टिकल पसंद है तो रैंक मैथ प्लगइन के बारे में लिखे गए मेरे आर्टिकल को पढ़िए, मैंने यहां पर वीडियो भी डाल कर दिया है। तो ये एक ही बात है, ये एग्जाम्पल है कि आप किसी कॉल टू एक्शन के साथ अपनी ब्लॉग पोस्ट को कैसे खत्म कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये ब्लरी क्यों है, ये काफी वियर्ड है। हाँ, मुझे पता है कि ये ब्लरी है, तो ये वजह थी, ये मुख्य वजह थी कि आपको अपने ब्लॉग पोस्ट के बॉटम पर कॉल टू एक्शन बटन क्यों लगाना चाहिए। अब आप लोगों को ये समझ है कि आपको ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखना चाहिए, आपको कीवर्ड डेंसिटी और इंटरलिंकिंग के बारे में थोड़ा सा पता है। तो चलिए अपनी वेबसाइट पर वापस चलते हैं और देखते हैं क्या इंक्लूड करना चाहिए और हमें रैंक मैथ पर ग्रीन चेक मार्क कैसे मिल सकता है। दोस्तों, शुरू करने से पहले रैंक मैथ में ग्रीन चेक मार्क या ग्रीन लेटर्स इतने जरूरी नहीं है। इसे गोल्ड की तरह मत समझिएगा, आपके 70 आउट ऑफ 100 हो सकते हैं और हो सकता है फिर भी आपका आर्टिकल गूगल के पहले पेज पर हो। तो परेशान मत होइए, मैं आपको इन सारे ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। यहां हमारे पास फोकस कीवर्ड है, आपको कीवर्ड ही रैंक करना होता है। $200 के अंदर बेस्ट ड्रोन, टॉप 10 प्रोटीन शेक और इस तरह से आप लोग गूगल ट्रेंड्स चेक कर सकते हैं या जो भी आप करना चाहते हैं, हम पहले ही ये कर चुके हैं। अब चलिए बेसिक एसईओ के बारे में बात करते हैं और ये सब क्या है। अब नोट करने वाली चीज है कि ये कह रहा है पिलर कंटेंट। पिलर कंटेंट बेसिकली गाइड या ई बुक होती है। ये किस चीज पर एक पूरी गाइड की तरह होते हैं। ये वैसे पिलर कंटेंट है नहीं, तो मैं इसे अनचेक कर दूंगा। $200 से कम के बेस्ट ड्रोन, इसे पिलर कंटेंट नहीं माना जा सकता है, पर गाइड, ई बुक या फुल ट्यूटोरियल को पिलर कंटेंट माना जा सकता है। अब ज्यादा जरूरी चीजें पहले, हमारे टाइटल में फोकस कीवर्ड है। हाँ है, $200 से कम के बेस्ट ड्रोन। क्या फोकस कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज हुआ है? हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। यहां बात कर रहे हैं कि सेम कीवर्ड सर्च रिजल्ट में आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। मुझे नहीं पता था ये क्या है ये एक एक्सीडेंट था। तो ये इसको रेफर कर रहा है, फोकस कीवर्ड यूआरएल में नहीं पाया गया है। दोस्तों, इतना क्रूशियल नहीं है, पर यूआरएल में देखिए ये लिखा हुआ है $200 से कम के बेस्ट ड्रोन, हमारे 4 पिक्स। तो रैंक मैथ हर एक वर्ड को पिक नहीं कर सकता है, ना ही ये इसे पूरी तरह से सॉर्ट कर सकता है। पर आप देख सकते हैं कि हमारी परमालिंक में लिखा हुआ है, पर ये क्रूशियल नहीं है, तो इसलिए लिटरल सेंस मत समझिए। फिर हमारे पास है कि क्या फोकस कीवर्ड कंटेंट के पहले 10% में अपेयर हो रहा है। जब आप अपना आर्टिकल लिखते हैं तो आप अपने कीवर्ड को कुछ बार इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। $200 से कम के बेस्ट ड्रोन, और इसी तरह से जो अपना आर्टिकल लिखते हैं तो आप अपने कीवर्ड को शुरुआत में और पूरे आर्टिकल में इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि लोग समझे कि आपका जो आर्टिकल है वो फोकस कीवर्ड से ही रिलेटेड है। ये कंसीडर करने वाली चीज है। अब मेरे पास है कि क्या फोकस कीवर्ड कंटेंट में पाया गया। ये तो होना ही चाहिए। ये कंटेंट 1600 शब्दों का है। ये इसके बारे में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 600 शब्द मिनिमम होने चाहिए, पर मैं कहूंगा कि 1000 होने चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग यहां पर दी हुई इस गाइड को फॉलो कर सकते हैं और मुझे लगता है कि यहां पर दी हुई इस गाइड को फॉलो करना ऑप्टिमल है। ये गाइड बैकलिंको की तरफ से है जो कि एसईओ पर एक अथॉरिटी है। चलिए अब यहां पर वापस जाते हैं। ये बेसिक एसईओ था। अब चलिए एडिशनल के बारे में बात करते हैं। पहले है, क्या हमारा फोकस कीवर्ड सब हेडिंग में पाया गया है? हाँ, हमारी सब हेडिंग में है। एडिशनल पर वापस जाते हैं। क्या फोकस कीवर्ड ऑड इमेज एट्रीब्यूट में पाया गया है? एक्चुअल इमेजेस को रेफर कर रहा है। जब आप अपने ब्लॉग पोस्ट को क्रिएट करते हैं तो ध्यान रखिए आपको ऑड एट्रीब्यूट भरना है। तो मैं यहां पर इसको यूज करूंगा, इसको फिल जरूर करिएगा। यहां पर ब्लैंक है,
पर आप ध्यान दीजिएगा कि सभी इमेजेस का हर एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट भरा हुआ है, क्योंकि इससे गूगल को पता चलता है कि आपका आर्टिकल किस बारे में है और यह वाकई में बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि हमेशा ऑन होना चाहिए। मेरे एक और रैंकनाथ वीडियो में एक ऑप्शन है जिससे ये आपकी वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली प्रोपेगेट हो जाता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस फीचर को यूज करना चाहते हैं या नहीं। अब है हमारे पास कीवर्ड डेंसिटी। यहां पर आप देख सकते हैं कि कीवर्ड डेंसिटी 0.31% है, जो कि काफी कम है। ये सही कह रहे हैं, ये थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, पर आपको इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, जरूरी ये है कि ये 3 से 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यहां पर हमने कीवर्ड स्टफिंग की बात की है। ध्यान रखिए ये 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कीवर्ड को स्टफ करेंगे तो गूगल आपको पनिश करेगा और वहां से वापस आना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो याद रखिएगा कि आप कभी ऐसी सिचुएशन में ना पड़े। अब हमारे पास URL है। ये काफी डिबेटेबल चीज है, पर ऐसा माना जाता है कि URL जितना लंबा होता है उतना ज्यादा हेल्पफुल होता है। ऐसा रैंक मत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनका ओपिनियन है। मुझे नहीं पता कि इससे आपके आर्टिकल पर कुछ खास फर्क पड़ता है या नहीं, पर ये उनका ओपिनियन है। यहां पर हमारे पास एक्सपर्ट रिसोर्स है, जैसे हम यहां पर गए थे और हमारे पास आउटबाउंड लिंक थी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप आउटबाउंड लिंक ऐड करके बाकी वेबसाइट्स के साथ पार्टिसिपेट करें। रैंक मैथ को ये पता है और ये कह रहे हैं ये अच्छा है कि तुम एक्सटर्नल रिसोर्सेज को इंक्लूड कर रहे हो। फिर है आपके कंटेंट में ड्यू फ्लो के साथ एक एक्सटर्नल लिंक का होना। मैं स्टेप 3 में ड्यू फॉलो और नो फॉलो के बारे में बात करूंगा। ड्यू फॉलो दूसरी वेबसाइट की एक लिंक होती है जिसमें उन्हें क्रेडिट दिया जा रहा होता है। हम थोड़ी देर बाद उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें यह है आप उन्हें एक बैक लिंक दे रहे हैं, बस इतना ही। आप अपनी वेबसाइट पर दूसरे रिसोर्सेज को लिंक कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छा है। यह इंटरलिंकिंग ही है। जब आप अपने आर्टिकल को लिखते हैं तो याद रखें कि आपको उसे अपनी वेबसाइट के बाकी पार्ट्स के साथ लिंक करना है। गूगल इंटरलिंकिंग को काफी अप्रिशिएट करता है, तो अपनी वेबसाइट पर यह जरूर करिएगा। यहां पर है कि आपने से फोकस्ड कीवर्ड को पहले नहीं इस्तेमाल किया है। मैं श्योर नहीं हूं कि यह क्या है, ये फिर से इनका ओपिनियन है। आपको हर चीज को एक होली ग्रेल की तरह समझने की जरूरत है। ये इस पॉइंट पर प्रेफरेंस की बात हो रही है। अब है कि क्या फोकस कीवर्ड एसईओ स्टाइल के बिगनिंग में यूज हुआ है? जी हाँ, हमारे टाइटल में एंड की तरफ ये है। फिर है आपके टाइटल का सेंटिमेंट, पॉजिटिव है या नेगेटिव। फिर से ये एक ओपिनियन है, ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। आपके टाइटल में एक पावर वर्ड है। मेरी ओपिनियन में ये फिर एक प्रेफरेंस है। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप एक कोट पावर वर्ड इंक्लूड करेंगे तो इससे आपकी रैंकिंग घटेगी या बढ़ेगी। आप अपनी एसईओ टाइटल में नंबर यूज कर रहे हैं, ये सच है। एग्जाम्पल के लिए आप एक वेबसाइट या ब्लॉग पर जाते हैं। आप लोग हर ब्लॉग या हर पॉपुलर आर्टिकल के बारे में क्या नोटिस करते हैं? टॉप 10 ये, टॉप 5 वो। दोस्तों सही बताइएगा, आप लोगों को ये बहुत पसंद है ना? टॉप 15 ये, टॉप 10 बेस्ट प्लगइन्स, यही तो हिट हो जाता है। ऐसे में लोग इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि ये टॉपिक्स की वैरायटी को कवर करता है। ये एक टॉपिक के बजाय काफी चीजों को कवर कर लेता है। तो आप अपने आर्टिकल में की या नंबर को यूज करना काफी इंटरेस्टिंग होता है। $200 से कम, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। जब आप आर्टिकल्स लिखते हैं तो अपने टाइटल में नंबर इंक्लूड करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि एसईओ के लिए ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। यहां हमारे पास कंटेंट रीडेबिलिटी है। पहली चीज जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं वो है टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन। और हाँ, ये सच है, एलिमेंट्रा प्लगइन में टेबल ऑफ कंटेंट होता है। इसकी वजह यह है कि यूजर्स बहुत ज्यादा आलसी होते जा रहे हैं और हमें इसे अकोमोडेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि वो यहाँ पर इस ड्रोन के बारे में पढ़ना चाहते हैं। वो बस इस पर क्लिक कर सकते हैं और ये सीधे उन्हें उस ड्रोन तक ले जाएगा। ये यूजर्स को वेबसाइट पर बेहतर तरह से नेविगेट करने में मदद करता है, पर ये इसलिए क्योंकि लोग आलसी होते जा रहे हैं और अब उन्हें चीजें पढ़ने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट की जरूरत है। पर मैं इस बात को मानता हूं कि इससे आपकी वेबसाइट नेविगेट करने में आसान हो जाती है। अगला वाला बहुत जरूरी है, यह है छोटे पैराग्राफ। अब आपको छोटे पैराग्राफ क्यों चाहिए? मेरी वेबसाइट पर भी ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपका पेज ऐसा है जिसमें बहुत सारा कंटेंट लिखा हो तो लोग आपके आर्टिकल को पढ़ना नहीं चाहेंगे। यहां पर क्या आप लोग इस आर्टिकल में नोटिस कर रहे हैं कि हमने ऐसे कई पैराग्राफ में ब्रेक कर रखा है? इसकी कई सारी वजह है। नंबर 1, हम इसे कैटेगराइज करना चाहते हैं। हम टॉपिक्स को कैटेगराइज करना चाहते हैं। नंबर 2, हम रीडर्स को यह नहीं बताना चाहते कि यह बहुत ज्यादा है। हमें ऐसा पेज नहीं चाहिए जिसमें हजारों शब्द लिखे हों या कोई पैराग्राफ और इमेजेस ना हो।
क्योंकि ये दिखने में बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है और लोग इस पर क्लिक नहीं करेंगे। जब आप पढ़ते हैं या कंटेंट को लिखते हैं तो इस तरह से पैराग्राफ बनाना याद रखें, पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ, ताकि इसका एक स्ट्रक्चर हो और आप लोगों से ये कह सकें कि परेशान मत होइए, ये 5000 शब्दों का एक पेज नहीं है, हमने इसे कैटेगराइज कर दिया है और सिर्फ आपके लिए परफेक्ट तरीके से पैराग्राफ कर दिया है। चलिए यहाँ पर वापस जाते हैं। आपके कंटेंट में इमेजेस या वीडियोस हैं। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इंश्योर करिए कि इमेजेस जरूर हों, क्योंकि इमेजेस ही रीडर को आपके आर्टिकल में नेविगेट करने में मदद करेंगी। ये देखने में अच्छी लगती है। अगर आप केवल बहुत सारा कंटेंट और लेटर रखेंगे तो ये उन्हें परेशान कर सकता है और हो सकता है कि वो पेज छोड़कर चले भी जाएं। पर अगर यहां पर कुछ ब्यूटीफुल इमेजेस होंगी तो हो सकता है कि वो यहां पर रुके और इससे आपके आर्टिकल के प्रति उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। तो ध्यान रखें कि कई सारी इमेजेस रहें। वीडियोस का होना तो जरूरी होता नहीं है, पर इमेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें इंक्लूड जरूर करिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा ये एक वीडियो भी है, पर अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो भी ठीक है, आपको इसके लिए पनिश नहीं किया जाएगा, परेशान मत होइए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्चुअल स्निपेट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर माय पोस्ट पर जाते हैं। यहाँ पर आपका टाइटल है। पर्सनली मैं अपनी टाइपिंग में थोड़ा और ऐड करना पसंद करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ एरो पर क्लिक करूँ तो हम और ऑप्शंस को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर करंट ईयर ऐड करना ठीक रहता है। पर्सनली मुझे अपने आर्टिकल्स में ईयर ऐड करना पसंद है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि कंटेंट रेलेवेंट है, पर यह पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास टाइटल और करंट ईयर है, आप बीच में एक सेपरेटर भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। देखते हैं कि सेपरेटर है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ एक ऐड कर सकता हूँ। हम मैन्युअली टाइप कर देते हैं, ये हो गया। यहाँ पर एक सेपरेटर ऐड कर दिया, फिर ईयर या ऐसा कुछ, ये हो गया 2021। सर्च इंजिन्स पर आप लोग देखेंगे कि कई सारे लोग ईयर सिर्फ इसलिए ऐड कर देते हैं क्योंकि इससे आर्टिकल थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट लगने लगता है। तो टाइटल, सेपरेटर और करंट ईयर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरी वेबसाइट darrellwilson.com पर मैंने टाइटल और करंट ईयर और रिव्यूज के लिए करंट मंथ डाल रखा है, पर मेरे बाकी आर्टिकल्स के लिए मैं सिर्फ टाइटल रखता हूं। अब हमारे पास परमालिंक है। रैंक मैथ रिकमेंड करता है कि आपकी परमालिंक में कीवर्ड होना चाहिए। पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये पूरी तरह से प्रेफरेंस की बात है। इसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, और ये किसी भी तरह से आपकी रैंक तो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। इसके बारे में बहुत ज्यादा फिक्र ना करें। अब हमारे पास एक्चुअल आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन है। तो अगर आप $200 के अंदर बेस्ट ड्रोन ढूंढ रहे हैं, जो कि हमारा कीवर्ड भी है, हमने कई सारे ड्रोन्स को रिव्यू किया है और आपकी नीड के लिए केवल बेस्ट को चुना है। जब आप अपना आर्टिकल लिखेंगे तो आपको ध्यान देना है कि आप अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में फिर से कीवर्ड को इंट्रोड्यूस करें। ये यूज्ड सारी रैंक मैथ की तरफ से एक रिकमेंड भी थी। देखिए यहां पर है कि फोकस कीवर्ड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन में पाया गया। तो बस ध्यान रखिए, आप जो भी लिख रहे हैं उसका कीवर्ड आपके एक्चुअल डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। और ये काफी इंटरेस्टिंग भी होता है। इससे यूजर्स को समझ में आता है कि आपके आर्टिकल पर उन्हें क्लिक क्यों करना है। मैं आप लोगों को इस बारे में एडवाइस नहीं दे सकता हूं। आप इसे देख सकते हैं कि पर्सनली मैं यहां इसे यूज नहीं करूंगा। मैं इस एरो वाली चीज को यूज नहीं करूंगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन के लिए मैनुअली हर चीज टाइप करता हूं ताकि ये बिल्कुल वैसा ही दिखे जैसा हम चाहते हैं। टाइटल के लिए भी दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी पोस्ट में हर चीज को मैनुअली डालें। पेजेस के लिए आप इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पोस्ट के लिए आप लोगों को सब कुछ मैनुअली ही क्रिएट करना चाहिए। इससे चीजें काफी आसान हो जाती हैं। ये यहां पर दिए गए इन ऑप्शंस का एक क्विक रनडाउन है। अब चलिए यहां पर दूसरे ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं और ये किसे रेफर कर रहे हैं। ये एडवांस्ड टैब, आप लोगों को यहां पर बस इतना जानने की जरूरत है कि ये इंडेक्स के अंदर होना चाहिए। आप चाहते हैं कि गूगल इसे पूरे ब्लॉग को इंडेक्स करे। अगर ये नो इंडेक्स पर होगा, इसका मतलब है कि गूगल इसे इंडेक्स नहीं करेगा और ये सर्च इंजन में अपीयर नहीं होगा। तो इंश्योर करें कि इंडेक्स के अंदर हो। अगर आप लोग इस आर्टिकल को एक दूसरे आर्टिकल तक रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप लोग एक ब्लैक फ्राइडे सेल रन कर रहे हैं, पर अब ब्लैक फ्राइडे नहीं है, तो हो सकता है कि आप लोगों को ब्लैक फ्राइडे सेल से एक दूसरी सेल पर रीडायरेक्ट करना चाहें। आप यहां पर एक दूसरा यूआरएल डाल सकते हैं, जो भी आप चाहें, तो आप उन्हें अपनी वेबसाइट से दूसरे यूआरएल पर ले जा सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो अब है स्कीमा मार्कअप, और ये केवल प्रो वर्जन में ही अवेलेबल है। इससे क्या होगा, यह आपके आर्टिकल को रिच स्निपेट्स में फीचर करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने टाइप किया है बेस्ट टीवी थीम प्लगइन
और आप देख सकते हैं कि ये एक फीचर्ड स्निपेट है। ये एलिगेंट थीम्स द्वारा क्रिएट किया गया है और गूगल ऐसा मानता है कि ये कंटेंट बहुत रेलेवेंट है, तो उन्होंने इसके लिए एक फीचर्ड स्निपेट क्रिएट कर दी है। तो जब तक आपका कंटेंट बहुत ज्यादा रेलेवेंट और अच्छा है तो एक अच्छा चांस है कि उसे पिक किया जाएगा और उसका खुद का फीचर्ड स्निपेट होगा। तो ये कंसिडर करने की चीज है। और लास्ट में हमारे पास है स्निपेट एडिटर। तो चलिए वापस चलते हैं। एक्चुअली यहाँ सोशल पर जाते हैं, तो मैं क्लिक करूंगा सोशल पर। इसमें यह है कि आप अपना कंटेंट फेसबुक या फिर ट्विटर पर कैसे डिस्प्ले करना चाहते हैं। यहाँ हमारे पास एक्चुअल टाइटल है, आप कस्टम इमेज ऐड कर सकते हैं और फिर आप टाइटल को चेंज कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन को। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सोशल मीडिया वेबसाइट के लिए अलग टाइटल और डिस्क्रिप्शन चाहिए, फिर से ये प्रेफरेंस है और आप फिर से यहां सेम चीज कर सकते हैं ट्विटर के लिए भी। तो दोस्तों श्योर रहें कि आप आगे जाएं और इस आर्टिकल को फॉलो करें। जब आप अपना कंटेंट लिख रहे हो, हर रूल को फॉलो करने की कोशिश करिए और जब आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं तो इस ब्लॉग पोस्ट पर हर एक सिंगल चीज को फॉलो करिए और आप लोग सही करेंगे। यहां पर केवल एक चीज मैं ऐड करूंगा, वो है पैराग्राफ। मुझे लगता है कि मैंने ये इंक्लूड किया है या किया भी हो। इससे आप लोग रैंक मैथ के साथ हाई स्कोर अचीव कर सकते हैं। और याद रखिए, ये जरूरी नहीं है कि इसे ग्रीन चेक मार्क ही मिले, पर जब तक आपके पास मेजॉरिटी कंटेंट और अप्लाइड रूल्स हैं, तब तक आपके पास एक गुड क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए जो गूगल पर हाई रैंक करे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं तीसरे स्टेप पर। मैंने पहले से ही अपने Amazon एफिलिएट ट्यूटोरियल के लिए ये वीडियोस बना लिए थे, पर मैं इन्हें यहाँ इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो अब मैं बात करूंगा कि फॉलो बैक लिंक और नो फॉलो बैक लिंक के बीच में और नो फॉलो बैक लिंक के बीच के डिफरेंस के बारे में। और हम बात करेंगे कि डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी क्या है। तो आप मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए कि आपकी Amazon एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट के लिए गूगल रैंकिंग्स कैसे काम करती हैं। आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए Amazon पर रिव्यूज और कंटेंट लिखने के साथ शुरू करते हैं। आप गूगल के लिए पोस्ट को ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर गूगल इन्हें इंडेक्स करेगा और गूगल सर्च रिजल्ट में प्लेस कर देगा। विजिटर्स फिर आपकी ब्लॉग पोस्ट को ढूंढ लेंगे और इसी तरह ही आपकी Amazon एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट होता है। पर कंसीडर करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो यूजर्स को आपकी ब्लॉग पोस्ट को आसानी से ढूंढने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेज अथॉरिटी के बारे में। दोस्तों पेज अथॉरिटी रैंकिंग और ओवरऑल स्कोर है कि कोई स्पेसिफिक पोस्ट और पेज सर्च इंजन पर कैसे रैंक कर रहा है। पेज अथॉरिटी जितनी हायर होगी उतना ही हायर वो गूगल सर्च रिजल्ट पर अपीयर होगा। जब भी आप पोस्ट लिखते हैं तो उसे गूगल की तरफ से 1 से 100 के बीच एक स्कोर मिलता है और ये गूगल एल्गोरिदम के बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे रीडेबिलिटी, स्ट्रक्चर, ऑप्टिमाइजेशन और आपके आर्टिकल की क्वालिटी। शॉर्ट में अगर ब्लॉग पोस्ट हाई क्वालिटी का है और उसमें यूजर के लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो उसे हायर पेड स्कोर मिलेगा और सर्च रिजल्ट में हायर प्लेस किया जाएगा, जो आपकी वेबसाइट को ढूंढना आसान बना देगा। तो ध्यान रखिए कि आप क्वालिटी कंटेंट लिखें जो आपकी वेबसाइट पर और भी ज्यादा ट्रैफिक पाने में मदद करे। अब चलिए बात करते हैं डोमेन अथॉरिटी की। तो डोमेन अथॉरिटी है क्या? डोमेन अथॉरिटी को भी 1 से 100 के बीच के स्कोर से ही लिस्ट किया जाता है और यह आपकी वेबसाइट का ओवरऑल स्कोर और क्रेडिबिलिटी है। यहाँ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट पर यूजर्स द्वारा कमेंटिंग और शेयरिंग इंटरेक्शन, अच्छी डोमेन अथॉरिटी वाली रेप्यूटेबल वेबसाइट्स का आपकी वेबसाइट को बैकलिंक करना और इंश्योर करना कि आपकी पोस्ट और पेज गूगल के लिए फुली ऑप्टिमाइज्ड हो हायर डोमेन अथॉरिटी फ्यूचर पोस्ट के लिए बहुत हेल्प करता है और अगर आपके पास हायर डोमेन अथॉरिटी है तो गूगल बाय डिफॉल्ट आपकी पोस्ट को थोड़ा हायर रैंक करता है, क्योंकि आपने पहले से ही अच्छा रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया है। वेबसाइट्स को पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट की तरह सोचिए। अगर आपके पास आपकी वेबसाइट पर लिंक बैक करने वाली रेप्यूटेबल वेबसाइट का बंच है तो गूगल इसे रिकॉग्नाइज करता है और आपकी ओवरऑल डोमेन अथॉरिटी को बूस्ट करता है, क्योंकि क्रेडिबल वेबसाइट आपकी वेबसाइट को रेफर कर रही है। यह आपकी वेबसाइट पर और ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करने में मदद करता है, क्योंकि लोग दूसरी वेबसाइट के मुकाबले आपकी वेबसाइट को और भी ज्यादा आसानी से ढूंढ सकते हैं। आप हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट तक रीच आउट करके बैक लिंक्स गेन कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप लिंक एक्सचेंज कर पाए, ऐसी बहुत कंपनी है जो एक छोटी फी के बदले में आपको ये कर देंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। आप क्रेडिबल और हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट से डू फॉलो बैक लिंक ऑब्टेन करके हाई डोमेन अथॉरिटी गेन कर सकते हैं। और याद रखिए, बैक लिंक आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी स्कोर के लिए जरूरी है। तो समराइज करने के लिए, गूगल रैंकिंग ऐसे काम करती है और इस तरह से आप अपनी Amazon एफिलिएट वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक पा सकते हैं। तो मैं होप करता हूं ये सेंसिबल है। डोमेन अथॉरिटी ही आपकी वेबसाइट की स्ट्रेंथ और ओवरऑल स्कोर है। मैं इसे यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एग्जाम्पल के लिए Ahrefs वेबसाइट अथॉरिटी चेकर आप यहाँ अपने डोमेन में पुट करके वेबसाइट अथॉरिटी चेक कर सकते हैं। फिर ये आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे कि डोमेन रेटिंग, इससे लिंक हुई वेबसाइट, आपकी वेबसाइट के बैकलिंक का टोटल नंबर। और याद रखिए, जितना ज्यादा हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट आपकी वेबसाइट पर लिंक बैक करेगी, उतनी ही पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग आपकी डोमेन अथॉरिटी होगी। तो ये डोमेन अथॉरिटी का क्विक ओवरव्यू था और कैसे आप अपनी पेज रैंक को भी चेक कर सकते हैं।
तो अब आप लोग इस टूल्स को यूज कर सकते हैं, पेज रैंक को चेक कर सकते हैं, पर इन पर बहुत ज्यादा हंग अप मत हो जाइए। जब तक आपका कंटेंट रैंक कर रहा है तब तक आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ यही मैटर करता है, और इसके बारे में थोड़ा माइंडफुल रहिएगा। बाद में जब आप ज्यादा एस्टैब्लिश हो जाएं और आपके पास कंटेंट लिखने का टाइम हो, और आपके पास कंटेंट लिखने का टाइम ना हो, आप सेल कर रहे हो, तब आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिखने के लिए सच में टाइम कंटेंट राइटर हायर कर सकते हैं। जैसे टैक्सन, आप iWriter.com और BK कंटेंट यूज कर सकते हैं। मैं iWriter.com के साथ फेमिलियर हूँ। ये वेबसाइट काफी चीप है और ये वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट यूज करती है जो प्लेजरिज्म पर नजर रखती है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से किसी भी आर्टिकल्स मिलने पर किसी तरह के प्लेजरिज्म चेकर को जरूर यूज करें। मैं श्योर हूं आप गूगल कर सकते हैं और 5 वेबसाइट्स ढूंढ सकते हैं या कुछ भी जो वॉच करे और इंश्योर करे कि आपका कंटेंट कॉपीड नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास कॉपीड कंटेंट है तो वो आपकी वेबसाइट के लिए बहुत बुरा होगा और चांसेस है कि आप अपनी डोमेन अथॉरिटी खो देंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा आप कोई स्क्रैपर वेबसाइट है, जो ऐसी वेबसाइट होती है जो दूसरी वेबसाइट से केवल कंटेंट कॉपी करें और उम्मीद करें कि उन्हें उसके लिए रैंकिंग मिलेगी। तो आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे। आप इन वेबसाइट को चेक करें। ये बहुत ही क्विक तरीका है कि कैसे आप अपना बिजनेस बढ़ाएं और रन करें। अब वो लोग जो बैकलिंक चाहते हैं, अब बैकलिंक के बारे में बात करने से पहले मुझे आपको डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ताकि आप पूरी तरह से समझ जाएं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। बात करते हैं बैकलिंक की। बैकलिंक देखिए 2 तरह की होती है। यहाँ पर है डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक, और दोनों के बीच का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। डू फॉलो बैकलिंक आपकी डोमेन अथॉरिटी को बूस्ट करने में हेल्प करेगी और आपको अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक मिलेगा। डू फॉलो बैक पेज पर अथॉरिटी डोमेन अथॉरिटी के ओवरऑल स्कोर को इंप्रूव करने में मदद करता है और इसे बहुत ज्यादा फेवरेबल कंसिडर किया जाता है। चलिए बात करते हैं नो फॉलो बैकलिंक के बारे में। नो फॉलो बैक अभी भी आपकी वेबसाइट के लिए एक बैकलिंक है, लेकिन ये आपको डू फॉलो बैकलिंक के सारे बेनिफिट्स नहीं देता है। एग्जांपल के लिए नो फॉलो बैकलिंक आपके पेज रैंक या डोमेन अथॉरिटी को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाता है। कुछ बहुत रेप्यूटेबल वेबसाइट नो फॉलो बैकलिंक बनाती है ताकि उनकी वेबसाइट लो रैंक वाली वेबसाइट के साथ एसोसिएट ना हो और उनकी खुद की डोमेन अथॉरिटी बची रहे। तो इन शॉर्ट, जब आप पॉपुलर कंपनीज या रेप्यूटेबल कंपनीज से बैकलिंक के लिए देख रहे हैं तो ध्यान रखिए वो डू फॉलो बैकलिंक हो, ताकि आपके पेज रैंकिंग और वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बूस्ट हो। और अगर वो एक पॉपुलर वेबसाइट है जो ट्रैफिक रिसीव करती है तो एक नो फॉलो बैकलिंक भी वन विन है, क्योंकि आप अभी भी उस वेबसाइट से ट्रैफिक रिसीव कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट का बंच है जो आपकी वेबसाइट पर लिंक बैक करता है, तो यह आपकी वेबसाइट के बारे में ज्यादा नहीं बताता है और आपकी रैंकिंग इंप्रूव नहीं होगी। आप बैकलिंक के लिए हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट तक रीच आउट कर सकते हैं और देखिए अगर आप लिंक एक्सचेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी कंपनी है जो आपके लिए ये करती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो इस तरह से बैकलिंक सिस्टम काम करता है और आप अपनी वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं। तो नटशेल में ये है बैकलिंक एक्सप्लेन किया हुआ, और ये है डू फॉलो बैक और नो फॉलो बैक के बीच का डिफरेंस। मैं होप करता हूं कि आपको हेल्प मिली हो। अगर आपके पास कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग बैकलिंक्स और हाई डोमेन अथॉरिटी बैकलिंक्स कहां पे पाएं इसके बारे में ज्यादा लर्न करना चाहते हैं, या अगर आपको इससे रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डोमेन अथॉरिटी के बारे में बहुत ज्यादा बात की है और इस वीडियो के एंड में बाकी दूसरे टॉपिक भी हैं। आपकी वेबसाइट के लिए कहाँ अच्छे कंटेंट राइटर मिल सकते हैं, मैं इसे नीचे डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा। लेकिन इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मैंने अपना बेस्ट दिया है और मैंने आप सभी की हेल्प करने के लिए सच में डिटेल्ड आर्टिकल बनाया है, और नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि मैंने कैसा किया। मेरा नाम है डेरिल विल्सन और मैं आपसे मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।